हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ स्वातिम अख्तर। जो हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 500 सीरीज में, आज पार्ट 3 है। जो देखो पिछले में हमने सबसे पहले स्टार्ट करा था एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज सीरीज वाइज हम लोग लेके चलेंगे धीरे धीरे। पहले हमने साइंस से क्वेश्चन पढ़ाया था कि साइंस क्या होता है, फिर हमने पिछले में देखा था कि मैटर क्या होता है, केमिस्ट्री के ब्रांचेस क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे जो केमिस्ट्री में अलग अलग जो लॉज है, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, लॉ ऑफ वुशेक लॉ क्या होता है, फिक्स प्रोपोर्शन लॉ क्या होता है, उनसे जो पॉसिबल एमसीक्यू है उनको देखेंगे। इसी चीज को ऐप में डिटेल में पढ़ाया गया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। डजन आप अगर नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, आप इस सीरीज को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए आपको डेली का डेली मिल जाएगा अलग अलग टीचर के द्वारा। यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी कह सकते हैं कि सबका अलग अलग। बायो में आपको 1000 टॉप एमसीक्यू मिलेगा जो आने का संभावना मिलेगा। केमिस्ट्री में 500 और फिजिक्स में 500 आपको मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं इस टॉपिक में हम लोग बात करें कि इस जो सब्जेक्ट से हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी केमिकल किस तरह से कॉम्बिनेशन हुआ है, किस तरह का फिक्स है। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीजें जानना जरूरी होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग का। देखिए हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन या केमिकल बॉक्स कहता है, उसमें क्या कहता है कि अगर मान लीजिए रिएक्टेंट का वजन अगर मान लीजिए 20 ग्राम है, एग्जांपल पे लेते हैं, तो प्रोडक्ट का भी आपका जो वजन है वो भी आपका 20 ग्राम ही होगा। ये क्या कहा, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है कि ना ही कोई एटम को हम बना सकते हैं इस रिएक्शन में, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है कि जैसे 2H2O प्लस O2 मिलता है तो हमारे पास 2H2O बनता है। यानी कह सकते हैं कि जितना वजन इधर होगा उतना वजन ही फाइनल इधर होगा। इससे फायदा ये चीज होता है, हमें केमिकल कंपोजिशन निकालने में फायदा होता है। इन्हीं सबको डिटेल में हमारे वहां पे पढ़ाया गया है ऐप पे, उसको जाके वहां पे देख कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या आपको क्वेश्चन पूछा गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही चीज कहता है कि ना ही केमिकल कंपाउंड को बना सकते हैं, ना ही उसको तोड़ सकते हैं, बस उसे क्या है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, मास इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं मास और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं गलत है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मास नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। हम लोग क्या कर सकते हैं, मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, फिर आता है हमारे पास मास को सिर्फ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, या फिर मास को सिर्फ हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखो लॉ ऑफ अगर हम लोग बात करें कंजर्वेशन ऑफ मास या एनर्जी लग जाए तो ना ही हम लोग उसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसे क्या कर सकते हैं, चेंज फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा चलो चैप्टर 1 तो आप लोग पढ़ के आए, मुझे बताना एक चीज कि मास का ऐसा यूनिट क्या होता है। आप लोग मुझे बताना मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, क्योंकि चैप्टर 1 में हमने आपको डिस्कस में बताया था, डिटेल में बताया था। चैप्टर 2 में हमने बताया था आपको कि ऐसा यूनिट क्या होता है। मास और वेट अलग अलग चीज होता है, तो दोनों चीजों को रिवीजन करते हुए चलना है। अगर ऐसा यूनिट के बारे में बात करें तो मास का क्या होता था, मास हमारे केजी होता था, और वेट के बारे में बात करें वो न्यूटन होता है ऐसा यूनिट, ये याद रखना। चलिए अब हिंदी देखें तो यहाँ कह रहा है द्रव्यमान संरचना का नियम क्या कहलाता है। द्रव्यमान संरचना का नियम के बारे में बात करें, या एक बार पहला ऑप्शन दिया हुआ है रासायनिक प्रतिक्रिया द्रव्यमान उत्पन्न को नष्ट कर सकता है, नहीं। फिर आता है रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान ना उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मास ऑफ कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, द्रव्यमान संरचना का नियम किसने प्रस्तुत किया। द्रव्यमान संरचना का नियम किसने प्रस्तुत किया था। देखो पहला ऑप्शन आता है जॉल डाल्टन ने, फिर आता है एस्टोनी, फिर आता हमारे एंटोनी, फिर आता हमारे पास जेसेफ, फिर आता हमारे पास जेरेमियस रिचार्ड, जिसको हम लोग रिचार्ड के नाम से जानते हैं। बताना कौन सा किया था, क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा। इसके बारे में बात करें तो इसे हम लोग एंटोनी के बारे में बात करें, इन्होंने ही दिया था द्रव्यमान संरचना का नियम। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के बारे में बात करें तो हम लोग तो एंटोनी ने दिया था। मैंने आपको कहा था कि ये वाला याद रखना कि किसने कौन सा लॉ दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है What is the chemical equation for the reaction between hydrogen and oxygen to form water। मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या इक्वेशन बनता है आपका जब
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनाता है। पहला क्या है, H2O2 बन के H2O बनाता, नहीं। देखो यहाँ पे हमें क्या है, जो रेशियो पढ़े थे हम लोग, लॉ ऑफ रेशियो, तो उसमें हमने बताया था कि फिक्स रेशियो में होता है पहला। दूसरा ये 2H2O। यहाँ पे देखो ये चीज हमने कहा था लॉस मार्क्स में, एक चीज हमें पता चला कि जितना आपको रिएक्टेंट होगा, जितना आपका रिएक्टेंट होगा सेम उतना ही आपका प्रोडक्ट होगा, मतलब सेम, दोनों का मास बिल्कुल सेम टू सेम होगा। तो अब बताओ यहाँ पे अगर इस वाले इक्वेशन को सेम टू देखो तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन ही 2 हो रहा है, ऑक्सीजन तो 1 है। इधर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। इधर भी देखो कितना हाइड्रोजन, क्या कितना है, हाइड्रोजन 4 है, 2 दूनी 4, और यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन 2 है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, यानी कह सकते हो इसका अगर एक्चुअल में फॉर्म में रिएक्शन क्या होगा, 2H2O नीचे है एक्चुअल में, यहाँ भी O2 इससे नीचे है, तो 2H2O होगा। क्यों, हमें बताता है कि हमने जाना, हमने पढ़ा कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा सेम टू सेम आपका प्रोडक्ट भी मास होगा। इधर को रिएक्टेंट कहते हैं और इधर वाले को प्रोडक्ट। अब देखते हैं, कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो प्रतिक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है, या फिर क्या है जिसमें पानी बनता है। पहला ऑप्शन दे H2O2 दिया है, दूसरा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2H2O से होगा। इधर हिंदी में यही चीज आपको समझना है, बस हिंदी में क्या कहा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में प्रतिक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या है जिससे पानी बनता है, ठीक है। चलिए राइट आंसर क्या, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, व्हाट डज द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शनल स्टेट, इसमें पूछ रहा है डिफाइंड जो है, डिफिनिट जो है प्रोपोर्शनल स्टेट क्या कहा। पहला ऑप्शन दिया है एक केमिकल, इन्होंने ये चीज कहा था कि कोई भी रिएक्शन या फिर कोई भी चीज कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है 2 एलिमेंट करके, तो एक फिक्स रेशियो में देता है, तो एक फिक्स रेशियो रहेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए H2O है तो हमेशा आपको 2:1 अनुपात में प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं कि 2 इधर और 2 इधर प्रेजेंट होगा। अगर वाटर हमें करना है तो वाटर ही एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होगा। पहला क्या करा, एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट द सेम प्रोपोर्शनल ऑफ मास। पहला ये कह रहा है कि ऐसा कंपाउंड जो मतलब कि हमेशा उसके बारे में सेम एलिमेंट और सेम प्रोपोर्शनल मास कंपाउंड करता है। दूसरा क्या कह रहा है, एक केमिकल कंपाउंड कंटेन डिफरेंट एलिमेंट इन वेरिंग प्रोपोर्शनल बाय मास, मतलब उसमें अलग अलग अगर बात करें मास कंटेन कर सकता है। फिर ये कह रहा है कि एक केमिकल कंपाउंड का कंपोजिशन जिसमें हम लोग शेप के हिसाब से चेंजेस होते हैं, ये तो होगा ही नहीं। फिर आता है एक केमिकल कंपाउंड जो सोर्स के हिसाब से बेस करते हैं। देखो अगर हम लोग बात करें इसका राइट आंसर क्या होगा, हमने देखा था एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, मतलब वो हमेशा सेम एलिमेंट के साथ हमेशा सेम प्रोपोर्शन के साथ ही प्रेजेंट होगा। जैसे मैंने आपको बताया H2O है तो हमेशा 2 के साथ एक ही रेशियो में ये प्रेजेंट होगा। चलिए हिंदी में देखते क्या कह रहा है, निश्चित अनुपात का नियम क्या कहलाता है। निश्चित अनुपात का नियम के बारे में बात करें, या एक रासायनिक यौगिक हमेशा समान दरमान अनुपात और समान तत्वों में समाहित करता है। यही इसका राइट आंसर था कि ये क्या था हमारे पास, निश्चित अनुपात का अनुसार क्या था, एक रासायनिक यौगिक हमेशा समान दरमान और अनुपात के समान तत्वों के समाहित करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल पूछ रहा है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का क्या एग्जांपल है। हमने एग्जांपल एक चीज समझा था, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आता है H2O, फिर आता हमारे पास CH4 मीथेन, नहीं CH4 मीथेन होगा नहीं, अमोनिया के बारे में नहीं होगा। राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये हमारे पास एक वाटर है एग्जाम्पल, लॉ ऑफ हमारे पास डिफरेंट प्रोपोर्शन। डिफरेंट मतलब कि कह सकते हैं एक फिक्स, डिफरेंट प्रोपोर्शन का मतलब एक फिक्स कह सकते हैं प्रोपोर्शन रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, वाटर होगा। चलिए अगर एग्जाम्पल फिर पूछा जाएगा, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, निश्चित अनुपात नियम के अनुसार आपका क्या एग्जाम्पल है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, फिर आता हमारे पास मीथेन, फिर हमारे पास है अमोनिया। राइट आंसर क्या होगा, हम लोग बात करें तो पानी एक फिक्स अनुपात का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, हु प्रपोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैंने आपको कहा था मल्टी प्रोपोर्शनल, जब हम लोग याद किए थे तब हमने कहा था थ्योरी में कि ये याद रखना कि किसने किया था और कब किया था। इसके बारे में बात करें तो जॉन डाल्टन ने किया था, या फिर एंटोनी ने कहा था, या रिचर्ड ने कहा था, क्या बताया था, बताना किसने करा। अगर हम लोग बात करें तो जॉन डाल्टन ने ही दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखते हैं लॉ ऑफ प्रोपोर्शन क्या होता है। बहुअनुपाती का नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो किसने प्रस्तुत किया था, जॉन डाल्टन ने ही आपका प्रस्तुत किया था, ठीक है, किसने। अब इसको पूछोगे, ये हमने इसके बारे में थ्योरी में पढ़ा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा, व्हाट डज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल स्टेट। पूछ रहा है कि मल्टीपल लॉ प्रोपोर्शनल के हिसाब से क्या कहता है। लॉ ऑफ मल्टीपल जैसे कि जॉन डाल्टन ने दिया तो क्या दिया है।
पूछ रहा है क्या, पहले क्या कह रहा हूं, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, इसमें पूछ रहा है कि जब एक कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्मेशन होता है, मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स मास विद अनदर एलिमेंट इन ए रेशियो स्मॉल एंड होल नंबर। बिल्कुल इसमें ये चीज कहा था कि इसके हिसाब से जब दो एलिमेंट कंबाइन करके तीसरे के साथ कोई नया कंपाउंड या फिर दो या दो से अधिक, मतलब इसमें क्या कह रहा है, जब हम लोग क्या करते हैं दो कंपाउंड यानी दो एलिमेंट को मिला के कोई नया दो या दो से अधिक अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि मास ऑफ एलिमेंट कंबाइन करके होल नंबर का कह सकते हैं रेशियो फिक्स रहता है। दूसरा ये दिया हुआ वन एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर वन कंपाउंड द मास ऑफ एलिमेंट कंबाइन फिक्स मास टुगेदर रेशियो इन लार्ज नंबर। नहीं, लार्ज नंबर ये नहीं था, हमारे पास स्मॉल नंबर के साथ होता था। राइट आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। कि इसके हिसाब से क्या था, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन ये चीज कहा था, जब दो एलिमेंट को कंबाइन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनता है तो मास जो एलिमेंट का कंबाइन करके फिक्स मास का अदर एलिमेंट का रेशियो स्मॉलर होता है होल नंबर का। ठीक है, चलिए इसको हम लोग फिर हिंदी में समझते क्या कहता है। हिंदी में क्या कह रहा है, बहुअनुपात का नियम क्या कहलाता है। बहुअनुपात के नियम के बारे में बात करें, जब दो तत्व एक अधिक यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व मिलके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान के साथ संयुक्त होता है और छोटे पूरे अंक का अनुपात होता है। कितना, छोटे पूरे अंक का अनुपात होता है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर था। देखो यही चीज हमें फायदा होता है कि जब हम लोग थ्योरी पढ़ के करोगे तो आसानी से सारा का सारा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या एग्जांपल है, कौन सा। एक देखो मल्टीपल प्रोपोर्शन का हम लोगों ने देखा था कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन को बनाते हैं तो एक हमारे पास CO2 बनता है प्लस CO2 बनता है, CO बनता है और कार्बन CO2 बनता है। तो राइट आंसर हम लोग बात करें तो इसमें क्या एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल बारे में बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिए अब देखो इसका हिंदी में बारे में बात करें, बहुअनुपात के नियम का एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है, उदाहरण में हमने याद किया था हम लोग ने जब पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इनमें देख लो कि कौन सा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखो इतना तैयारी कर लो, इतना आपको थ्योरी क्लियर होना चाहिए कि आपको ऑप्शन नहीं ढूंढना पड़े, आपको पहले आंसर पता हो जाना चाहिए और ऑप्शन में देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर है, बस लगा के निकल लेना है। चलिए अब देखो यहाँ पे कह रहा है, व्हाट डज गुसेक लॉ गैसेस वॉल्यूम स्टेट, मतलब पूछ रहा है कि गुसेक लॉ जो वॉल्यूम है वो किसने क्या कहा था। उन्होंने एक चीज कहा था कि आपको फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी अगर मान लीजिए वॉल्यूम या तीसरी चीज का लेता हूं उनका हमें रेशियो का पता चलता है। चलिए देखते क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, व्हेन गैस रिएक्ट टुगेदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बिल्कुल सही है, द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैस एंड देयर प्रोडक्ट आर सिंपल होल नंबर रेशियो। बिल्कुल इसमें ये चीज कहा था इन्होंने कि जब हम लोग किसी गैस को फिक्स टेम्परेचर पे, कोई रिएक्टिंग गैस यानी दो गैसों का जब हम लोग मिक्सिंग करते हैं तो उसका सिंपल होल नंबर का रेशियो होता है। अब इनको जानेंगे कैसे कि जैसे कि हम लोग देखे H2O ले लिए प्लस O2 ले लिए तो हमारे पास जो रिएक्शन का गैस बनेगा 2H2O बनेगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका ए ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये चीज देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है कि गैस लॉ का गैस या आयतन का नियम क्या कहलाता है। आयतन का नियम पहले क्या कहता है, ऐसे गैस जैसे गैस स्थिर ताप, जब गैस स्थिर ताप और दाब पर एक साथ प्रक्रिया करती है तो प्रतिक्रिया करने वाली गैस और उनके उत्पादों का आयतन सरल पूरे अंकों का अनुपात होती है। ये हमने आपको पढ़ाया था। राइट आंसर क्या होगा गुसेक का। देखो इतना हमें पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े कि हमें समझ जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है और उसका आंसर पहले ही पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, हु इज फॉर्मुलेटेड गैसेक लॉ वॉल्यूम। पूछा कि कौन फॉर्मुलेटेड किया था, यानी किसने दिया था। जॉन डाल्टन ने दिया था, हेनरी ने दिया था, बताना किसने दिया था। बात करें तो ये जोसेफ ने दिया था। ये बिल्कुल हमें देख के ही पता हो जाना चाहिए कि इसने कहा। ये सब थ्योरेटिकली है, कैलकुलेशन में जब आएगा धीरे धीरे चैप्टर बढ़ेंगे तब कैलकुलेशन करके बताऊंगा। अब देखो गुसेक का गैसीय आयतन का नियम का प्रस्तुत किसने किया था। अगर बात करें तो यहाँ पे जॉन डाल्टन है, यहाँ पे तो जोसेफ ने दिया था। राइट आंसर क्या है, जोसेफ ने आपको दिया था। और भी आपको अगर लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन में पढ़ना है तो जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो 2025 वाले एग्जाम में दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं जिसमें आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएगा,
टॉपिक बाय एमसीक्यू मिल जाएगा। और साथ में देखिए जो रिकॉर्डेड क्लास है उसी का आपको डेली का डेली लाइव क्लास चलता है। हफ्ते में 3 दिन केमिस्ट्री चलता है, 3 दिन फिजिक्स चलता है, 3 दिन बायो चलता है और 3 दिन आपका जोलॉजी चलता है, यानी जोलॉजी बॉटनी वो चलता है 3 दिन करके। तो आपका क्लासेस का टाइम अगर बात करें तो जुड़ेंगे तो और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको बता दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, इन सब चीज को आप अगर और भी डिटेल में जैसे मैंने पढ़ा, आपको कुछ लगता होगा कि सर ये लॉ जो है सर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन उस लॉ को अच्छे से डिफाइन आपको ऐप में किया गया। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज को आप अगर और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें सर्च मारेंगे प्ले स्टोर में जाकर उदित फार्मेसी ऐप, ये आईफोन में भी अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ डिटेल फिल करेंगे और एंट्रेंस एग्जाम का देख सकते हैं, यहाँ पे पेड करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए और भी एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ गिब्स लॉ गैसेस वॉल्यूम, पूछ रहा है गैसेस लॉ का अगर एग्जांपल कौन सा है। तो एग्जांपल पहले दिया हुआ कि गैस में देखो यहाँ पे क्या कहा, 2H2O लेंगे और O2 लेंगे, तो इसको हम लोग जब रिएक्टिंग करेंगे तो 2H2O होगा, जो अनुपात 2:1:2 होगा, इन्होंने कहा था। अब अगर बात करें तो इसका राइट आंसर के बारे में बात करते हैं, इसका यही होगा, एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट, अगर यही चीज हम लोग हिंदी में देखें, कह रहा है जैसे क्या गैसीय आयतन नियम एक का उदाहरण है। उदाहरण क्या है हमारे पास, 2H2O लेंगे, 2H हमारे पास 2H2 फिर प्लस O2, दोनों देखो गैसेस स्टेट में लेंगे हम लोग, ठीक है। तो वाटर भी हमारे पास गैसेस स्टेट में ही प्राप्त होगा। यहाँ पे गैसेस वाटर इसलिए कि जब वेपोरेशन में होता है तो वाटर में ही तो प्रेजेंट होता है, यानी गैसेस में ही तो प्रेजेंट होता है, वो भी तो वाटर ही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे गैसेस के फॉर्म में लिया जाता है। जी जहां पे लिखा है गैस, एस मतलब सॉलिड और एल मतलब लिक्विड, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा व्हाट डज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल, रेसिप्रोपोर्शनल जो है स्टेट क्या करता है। पहला दिया हुआ कि देखो if two elements separately combine with third element to form a different compound, the ratio of mass in which they combine with third element either the same or simple multiplier ratio in they combine to each other। देखो रेसिप्रोकल ने ये चीज हमें स्टेट दिया था, अगर मान लीजिए कोई सेम कंपाउंड जैसे कि H प्लस O ले लेते हैं और फिर हम लोग बात करें S प्लस O ले लें, मतलब कि जो अलग अलग मान लीजिए ए कंपाउंड है, ये हमारे पास बी एलिमेंट है, कोई मिलके तीसरे सी से अगर कंबाइन कर रहा है तो यहाँ पे पूछ रहा है जैसे यहाँ पे H2O बनेगा और यहाँ पे जैसे SO2 बनेगा, इन दोनों का जो अनुपात होगा ना सिंपल मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई मतलब कि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 होगा, 2 है तो 4 है, 4 है तो 6 होगा, इस तरह से। जैसे यहीं पे देख लो, यहीं पे अगर मान लो हमने देखा इस जगह के H2O पे कितना अनुपात है, यहाँ पे 2:1 है। SO2 में क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो 1:2 है, ठीक है। इस तरह से था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यही होगा आपका, ये होगा कि इन्होंने यही चीज कहा था, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर इज ए। चलिए इसको आप लोग हिंदी में देखते हैं। हिंदी में कहा जाए तो क्या कह रहा है कि पारस्परिक अनुपात का नियम क्या कहलाता है। नियम, यदि दो या तत्व अगर मान लीजिए दो तत्व ए और बी अलग अलग तीसरे सी के साथ विभिन्न यौगिक बनाते हैं, तो ए और बी के दरम्यान का अनुपात जिससे सी के साथ संयुक्त होते हैं या फिर वही होता है ए और बी एक दूसरे के साथ संयुक्त होने का अनुपात सरल गुणांक होता है। सरल मतलब कि वो मल्टीप्लाई होगा, 1 होगा तो 2, 2 से 4, इस तरह से होगा। तो यही चीज तो कहलाता था हमें, इसका राइट आंसर क्या होगा, यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा, हु प्रपोज्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल, किसने प्रपोज किया था। पहला ऑप्शन दिया जॉर्ज डाल्टन ने, दूसरा आता है कि एंटोनी ने, फिर आता है हमारे पास दूसरे वाला तो करा ही नहीं था, फिर रिचर्ड ने। किसने क्या था, याद है आपको, किसी को याद है बताना। इसको राइट आंसर के बारे में बात कर, रिचर्ड ने क्या रहा था, किसने, रिचर्ड ने। अब हिंदी देखते हैं, हिंदी क्या कह रहा कि अनुपात के नियम का प्रस्ताव किसने किया था। फिर आता है हमारे पास राइट आंसर बात करें तो रिचर्ड ने किया था। देखो इन सब चीजों का क्या होगा सर, इसको और एक्सप्लेन करके समझाओ, टाइम वेस्ट करके आपका भी टाइम मेरा भी क्यों वेस्ट करना, जब हमें पता है तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, आंसर पे लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्या करें, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल का क्या एग्जांपल है। कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ, बिल्कुल अगर राइट बेंच करे तो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, हाइड्रोजन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ करता है, और वो सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग इसका एग्जांपल क्या देखे थे, इसका एग्जांपल ए होगा, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन का एग्जांपल है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अगर हिंदी में इसमें पूछ रहा है इस नियम का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है।
कौन सा पूछा गया? तो यहाँ पे हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन यहाँ पे दिया गया है। देखो यहाँ पे आप लोग देख के कॉमन सी बात कर देखना कि अगर यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दिया गया है, क्या पे दिया था, इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास का क्या सिग्निफिकेंस है? पहला है कि इट हेल्प बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक्यूरेट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन केमिकल। इसमें बिल्कुल अगर बात करें तो इससे हमें पता चलता है इस केमिकल इक्वेशन से कि एक्यूरेट क्या कैलकुलेट कर सकते हैं और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो केमिकल में होता है वही चीज का राइट आंसर हमारे बात करें तो यही होगा। ये हेल्प मिलता है इक्वेशन को सही तरीके से कैलकुलेट करना, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन क्या करा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का क्या महत्व है? पहला पूछ रहा है, यह एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करने और रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित अभिकारक और उत्पादक की मात्रा को सटीक रूप से गणना करने में मदद करती है। गणना करने का मदद इसलिए करता है कि मैंने देखा कि जितना मास रिएक्टेंट होता है उतना ही मास क्या आपका प्रोडक्ट होगा। किसने कहा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ने कहा था, ठीक है। तो अब देखो हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ पे H2 ले लेते हैं प्लस O2O ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास H2O बना दिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो हमारे पास बैलेंस क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन हमेशा ये इसके तरफ से 2 लगा देंगे तब क्या हो जाएगा हमारे पास 2H2, जो अगर सही तरीके से हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग बैलेंस। बस यहाँ पे जान लो किसका अभिक्रिया यही कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा आपका? ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब क्या डिफिनेट प्रोपोर्शन है? पहला ऑप्शन है कि ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड एंड प्रिडिक्ट आउटकम ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमें ये हेल्प बताता है कि इससे हम लोग कंपोजिशन क्या है कंपाउंड का और केमिकल रिएक्शन का आउटकम क्या है इससे समझने में हेल्प करता है। दूसरा है कि इससे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट पता चलता है, फिर हमें केमिकल प्रॉपर्टी पता चलता है, या फिर हमारे पास गैस का बिहेवियर को पता चलता है। राइट आंसर के बारे में बात करें तो इससे हमें हेल्प करता है, पता चलता है कि क्या कंपोजिशन है कंपाउंड में और उसके केमिकल रिएक्शन से कह लीजिए क्या आउटकम निकलेगा, ये चीज पता चलता है, ठीक है। चलिए हिंदी देखते हैं, हिंदी में क्या कहेगा, निश्चित अनुपात के नियम का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के बारे में बात करें, ये हमें बताता है यौगिक की संरचना को समझना और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम की भविष्यवाणी करने में मदद करती है। इसका क्या है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये हमें यौगिक के संरचना और भविष्यवाणी करने की मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या सिग्निफिकेंस है? पहला ऑप्शन दिया हुआ कि अंडरस्टैंड द कंपोजिशन एंड केमिकल कंपाउंड एंड प्रिडिक्ट आउटकम ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हम लोग पता चलता है कि क्या कंपोजिशन है किसी कंपाउंड में और इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन किस तरह से कर सकता है इससे पता चलता है। फिर ये हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट का पता चलता है, या फिर केमिकल प्रॉपर्टी, या फिर बिहेवियर ऑफ गैस। बिहेवियर ऑफ गैस तो लूसेक ने दिया था, ये हमारे चीज। अगर फिजिकल केमिस्ट्री तो ये हमारे पास अलग हुआ। राइट आंसर क्या होगा आपका? ये होगा कि इससे हमें पता चलता था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से कि केमिकल कंपोजिशन एक्चुअल में है क्या चीज कंपाउंड में और इसका केमिकल रिएक्शंस क्या हो सकता है। चलिए हिंदी में देखें तो क्या कह रहा, गुणात्मक अनुपात का नियम का क्या महत्व है। पहला यही महत्वपूर्ण है कि ये रासायनिक यौगिक के संरचना को समझने और रासायनिक प्रक्रिया के परिणामों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गैसेस लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। इसमें पूछ रहा है कि सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंट है। पहला ये चीज हमें स्टोइकोकेमिस्ट्री ऑफ गैस रिएक्शन और वॉल्यूम जो गैस में उसमें पता चलता है। बिल्कुल गैसिक नियम में हमने ये चीज कहा था कि किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे गैसेस को जो रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में हमें बताया गया था। तो इसमें गैसेस का क्या इन्वॉल्वमेंट है या किस तरह से रिएक्शन करता है वो हमें पता चलता है। और साथ में देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए करें सामने अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये चीज पता चल जाता है कि किस तरह का रिएक्शन इधर कर रहा है और कितना अमाउंट ऑफ गैस इसमें यूज हो रहा है, ये सारे के सारे हमें गॉसिक लॉ से पता चलता है। चलिए इसी को अगर हम लोग बात करें गैसीय आयतन का नियम का क्या महत्व है। महत्व ये है कि यह गैसिक अभिक्रिया की रासायनिक मात्रात्मक को समझने और रासायनिक अभिक्रिया की सम्मिलित गैस की आयतन की भविष्यवाणी करने में मदद करता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आपको? ये होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है।
ये हेल्प अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये क्या करता है, हमें मदद करता है एलिमेंट और कंपाउंड का अंडरस्टैंडिंग करने में, मतलब कि उसको समझने में। फिर आता है ये हेल्प करता है डिटरमाइन करता है फिजिकल प्रॉपर्टी का। फिर अगर बात करें ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन का बात करता है। ये हमें बात करें तो ये हमारे पास मदद करता था कि आपके पास जो एलिमेंट और कंपाउंड है उसमें क्या रिलेशनशिप है उसको हमें बताता था, क्या, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, इसको हिंदी में पहले देख लेते हैं। इसका अनुपात का नियम क्या कहलाता है? इसका अनुपात का नियम यही कहलाता है कि ये रासायनिक यौगिक में भिन्न तत्वों के बीच में संबंध को समझने में मदद करता है। क्या करता है? ये संबंध को समझने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये चीज पूछा, हु इज फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन। डिफिनाइट प्रोपोर्शन का लॉ किसने दिया था, जल्दी बताओ। अगर बात करें तो इन्होंने हमें जॉन ने दिया था, जॉन डाल्टन ने। चलिए इसका हिंदी देख लेते हैं क्या कहता है। निश्चित अनुपात के नियम किसने प्रस्तुत किया था? जॉन डाल्टन ने कहा था, फिर एंटोनी ने कहा था। अगर हम लोग बात करें तो पार्ट आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन कौन से किस तरह से हमारे पास कंपोजिशंस होते हैं, क्या क्या लॉज है, उनको डिस्कस किया। इससे कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आपको रिप्लाई भले ही लेट मिलेगा जरूर। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए या फिर जुड़ना चाहते हैं और भी इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप उदित फार्मेसी के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां जाके आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। कोई भी क्वेरी अगर हो तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट आपको। आज तक हमारे पास बात करें पार्ट 3 कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट आएगा आपका पार्ट 4। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे कंटिन्यू करते करते टोटल आपको 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देंगे सिर्फ केमिस्ट्री। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।